तो अब तक हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया गया है। उसी से रिलेटेड देखो एक न्यूमेरिकल है जो कि IIT 2010 में पूछा गया था एडवांस में। मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मतलब एक या एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था, Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है और फील्ड लाइंस किस तरह से रिलेटेड है इन दोनों से, कुछ इस तरह से बना हुआ दिख रहा है तुम्हें। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो सिलेक्ट करना है हमें। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड में रिलेशन पूछा जा रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें तो ध्यान से देखो, Q1 से लिंक्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और Q2 से लिंक्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तुम्हें साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद Q1 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद Q2। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से क्या है, जाता है। एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन Q2 ग्रेटर देन Q1, तो जब Q1 ग्रेटर देन हो गया तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो काम खत्म ही हो गया कि ये नहीं होगा। अब पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेफ्ट ऑफ Q1 या राइट ऑफ Q2, मतलब इस साइड, ठीक है, लेफ्ट ऑफ Q1 या राइट ऑफ Q2, किस साइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो सोच के देखो, ऐसे केसेस में जहाँ पर कि दो पॉइंट चार्ज होते हैं, इसमें हमने पढ़ा है, इसमें इक्विलिब्रियम वगैरह हम लोग फाइंड किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या, वहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो होगा, तो इक्विलिब्रियम ही हो गया। Q1 और Q2 देखो ध्यान से, तो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। और Q1 पे जाके Q2 पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब ऐसा दो पॉइंट रखा हुआ होता है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है बच्चों, है ना, वो साइड में मिलते हैं। मतलब Q1 के लेफ्ट मिल सकता है या Q2 के राइट मिल सकता है। किधर मिलेगा वो डिपेंड करता था कि Q1 और Q2 में कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो जैसे Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, ये बताया हुआ है इक्विलिब्रियम में, हम लोग ये पढ़े हुए हैं बच्चे। तो Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो बिल्कुल इसी साइड मिलेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हें कहीं, ये हम लोग फिर x लिखते थे, इसको l प्लस एक्स एंड देन इक्वेट करके हम फाइंड करते थे कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं तुम्हें जीरो मिलेगा, मतलब राइट साइड ऑफ Q2। तो ये ऑप्शन राइट साइड ऑफ Q2। तो बस यही था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, IIT में पूछा हुआ था। खैर चलो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कुछ। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, है ना, तो आज ज़रा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डिस्कशन करते हैं, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ड्रॉ किया था पैरेलल, है ना, और इक्वली स्पेस्ड लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ड्रॉ करने का हमने तरीका बताया था कि लाइन शुड बी पैरेलल। पैरेलल इसलिए रखना था ताकि डायरेक्शन सेम हो, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, और सारे के सारे लाइंस कैसे होने चाहिए, पैरेलल, और सब के बीच का गैप एकदम इक्वल रखना था। गैप इसलिए इक्वल रखना था ताकि डेंसिटी इक्वल, और डेंसिटी हमें क्या देता है, डेंसिटी हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड है मतलब हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि उसका वैल्यू है E, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तुमसे कहा जाएगा कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट चार्ज यदि हम Q, है ना, एक पॉइंट चार्ज Q को यदि छोड़ दें, यहाँ से रिलीज़ कर दें, मान लो यहाँ से हम इसको रिलीज़ कर देते हैं, तो ये पॉइंट चार्ज किधर मूव करना शुरू करेगा, कैसे पाथ पे चलेगा, है ना, किसी दूसरे पॉइंट को कितने टाइम के बाद क्रॉस करेगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो अब सबसे पहले तो ये पॉइंट चार्ज किधर मूव करेगा वो डिपेंड करता है कि ये जो Q है वो किस नेचर का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि Q पॉजिटिव नेचर का हुआ तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, वेक्टर F इक्वल्स टू, है ना, Q इंटू वेक्टर E, Q इंटू वेक्टर E, वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर E।
यदि Q पॉजिटिव हुआ तो E और F दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, E और F दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब, यदि Q पॉजिटिव हुआ तो। यदि Q नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और F का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलो अभी एज्यूम कर लेते हैं कि ये Q जो है वो पॉजिटिव ही है। मान लेते हैं कि अब अपना जो ये Q है ना, ये चार्ज जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव नेचर का है। तो पॉजिटिव नेचर पे का है तो इसे फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगेगा, एक विशेष डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कितना लगेगा बच्चों, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इधर मूव करना शुरू कर देगा। अब मान लेते हैं कि ये इनिशियली ए पॉइंट पे है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है बी। तो तुमसे पूछा जाएगा, ये गैप तुम्हें दे दिया जाएगा कि ये गैप यदि x है तो बताओ जब तुम ए पॉइंट से रिलीज़ करते हो इसको, मान लो एट t इक्वल्स टू 0 पे हम इसको रिलीज़ करते हैं, तो कितने टाइम के बाद ये b को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब उससे पहले ये सोचते हैं कि जो यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कैसे पाथ पे ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। तो अब इससे बात है, तुम सोचो जैसे तुम रिलीज़ करोगे तो इस पर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा QE, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में, तो ये फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में एक्ट करता रहेगा। तो जब फोर्स कांस्टेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, मतलब क्या है कि वेलोसिटी और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है पार्टिकल उसी स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, चलता चला जाएगा। बस ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इसका पाथ जो हो जाएगा, ये पाथ कैसा हो जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ कैसा हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अब कैलकुलेशन जो भी हमसे पूछा जाए, कहा जाएगा कितने टाइम के बाद ये बी को क्रॉस करेगा, तो कितने टाइम बाद क्रॉस करेगा कैसे कैलकुलेट करोगे। तुम्हें उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है पता है, तो एक्सेलरेशन उस चार्ज पार्टिकल का तुम फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज पार्टिकल का मास तुम्हें दिया रहेगा। ठीक है, मान लो कि m मास दिया हुआ है, m क्या हो गया इसका मास, q इस पर चार्ज है पॉजिटिव है, तो ये हो गया QE अपॉन m, इतना एक्सेलरेशन होगा उस चार्ज पार्टिकल का। और एक्सेलरेशन यदि हमें पता है इनिशियली, चूंकि रेस्ट में बस वहाँ पर रख दिए थे, रिलीज किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा। और तुम ध्यान से देखो एक्सेलरेशन QE बाई एम, Q फिक्स है, E कांस्टेंट ही है, M उसका फिक्स ही रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन यूज़ कर सकते हैं, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, तो x इक्वल्स टू हाफ इंटू a की जगह लिख देंगे क्या, QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ये एक रिलेशन हमें मिल गया है ना, उसके x और t के साथ। ठीक, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में और डिफरेंट वे में क्या दिया जा सकता है, तो चलो इसको ए मान लेते हैं। और क्या दिया जा सकता था, सेम यूनिफॉर्म फील्ड में, सेम इसी यूनिफॉर्म फील्ड में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने का तरीका कुछ अलग हो सकता था। मान लो वही सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें मान लो तुमसे कहा जाता है कि पार्टिकल को हम, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट डायरेक्शन जाता, हमें सोचने वाली बात नहीं। मान लो ऐसा कहा जाता कि इस Q चार्ज पार्टिकल को, एक सेकंड, इस Q चार्ज पार्टिकल को है ना, जो कि पॉजिटिव नेचर का ही है, यहाँ भी जो हम लोग Q लेकर चल रहे हैं, फील्ड यूनिफॉर्म है, सिमिलर सारा कुछ यही कंडीशन है ना, फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम चार्ज पार्टिकल है, बस इसको प्रोजेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में कर दिए। इस बार रिलीज नहीं कर रहे हैं, इस बार इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने स्पीड से, u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो इधर ही है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे अपोजिट, तो होगा क्या, तुम सोचो प्रोजेक्ट इसको इस डायरेक्शन में किए हो, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स तो कंफर्म है कि इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। अब तुम इसको प्रोजेक्ट किए हो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
फोर्स लगेगा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तुम जिधर प्रोजेक्ट किए फोर्सेस के अपोजिट है, तो इसका स्पीड टाइम के साथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होते 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 एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, इसका स्पीड यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो। तो जैसे यहाँ पे स्पीड जीरो होगा तो क्या ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा? नहीं, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, बट चूंकि ये फोर्स F जो है वो तो कंटिन्यूसली, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये फोर्स तो कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, तो ये रुकेगा, उसके बाद फोर्स इसको पीछे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तुम सिंपल समझ लो, कि स्प्रिंग से एक बॉल को बांध के तुमने थ्रो कर दिया, क्या होता है, बॉल थोड़ा आगे जाता है, रुकता है, और चूंकि वो स्प्रिंग फोर्स उस पर लग रहा है तो वापस से वो स्प्रिंग फोर्स से क्या करता है, पीछे की तरफ पुल करता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वापस से पीछे की तरफ पुल करेगा और ये वापस से ऐसे लौटना शुरू करेगा, है ना, और वापस से इस तरह से लौटता हुआ और ये चलता चला जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें B, और यहाँ पे ये पॉइंट था A। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो कितना आगे जाकर ये रुकेगा, मतलब तुमसे ये डिस्टेंस पूछा जा सकता है। चलो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कुछ भी, ये मान लेते हैं x। तो कितना आगे जाकर ये रेस्ट में आएगा, कहाँ जाकर ये मुड़ेगा, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इसका फाइंड कर लेंगे, कैसे, तो फोर्स बाय मास, और फोर्स तो वही हो जाएगा Q इंटू E अपॉन M, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब प्रोजेक्ट इधर की हो, एक्सेलरेशन इधर है, तो यहाँ जाकर रुकेगा, तो तुमसे कुछ ही पूछा जा सकता है, कितने टाइम के बाद जाकर वो रुकेगा या कितने डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपल ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हो गया, और कुछ नहीं, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तुम चलो मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से रिलीज़ किया गया, t इक्वल्स टू T1 टाइम पे, t इक्वल्स टू T1 टाइम पे यहाँ पे पहुँचा, फिर लौटा, और t इक्वल्स टू T2 टाइम पे वापस से B पॉइंट पे पहुँच गया, है, जैसे चला यहाँ पहुँचा, फिर लौटा, फिर यहाँ पहुँचा। तो T1 T2 कुछ भी तुमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा होगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ गया, रेस्ट में आया, फिर वापस लौटा, और फिर यहाँ क्रॉस करेगा। ये सेम ही लाइन पे होगा, बस हम दिखाने के लिए हमने अलग ड्रॉ कर दिया है। ये कुछ ऐसे जाके फिर वापस लौटेगा। तो अब कैसे कैलकुलेशन किया जाए, तो तुम कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है ना, किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन को तुम्हें नेगेटिव लेना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो हम इस डायरेक्शन को यदि यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या कंसिडर करना होगा, नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर है तो साइन कन्वेंशन का हमें ख्याल रखना होगा। अब यदि हमें ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद जाकर ये रेस्ट में आएगा, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे बच्चों, जहाँ रेस्ट में आएगा वहाँ V0 होना चाहिए, तो तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हमने माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस U लिख देंगे, प्लस एक्सेलरेशन QE/m, और इसी डायरेक्शन में फोर्स राइट साइड है, तो पॉजिटिव साइन के साथ रख दोगे QE/m, और टाइम लगा t, तो u को उधर भेजो, और t इक्वल्स टू mu/QE, ये हो गया। इतने टाइम के बाद तुम्हारा पार्टिकल क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। तुमसे यदि x पूछा जाता कि कितने डिस्टेंस पे जाकर रेस्ट में आएगा, है ना, बेसिकली ये t जो है ये T1 आया है, ये t जो है एक्चुअली में T1 हमने कैलकुलेट किया है। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आएगा, तो तुम क्या करते, लगा देते v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u का स्क्वायर भी करोगे तो u² ही रहेगा, इक्वल्स टू 2 इंटू a जो तुम्हारा है, a कितना है बच्चों, तो a है अपना QE/m इंटू x, हमें कैलकुलेट करना है, तो x यहाँ पे आ गया, x इक्वल्स टू माइनस m इंटू u²/2QE। ये माइनस साइन कुछ और नहीं, तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का, इस साइड है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ये x यदि हम तुम कैलकुलेट करना चाहो सिर्फ लेंथ, तो x का जो वैल्यू है वो यही है mu²/2QE। ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ तुम्हें बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ है, लेफ्ट साइड हुआ है, इतना, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये माइनस साइन का, वैसे यदि x की बात करें तो x तो सिर्फ क्या है mu²/2QE, ठीक है।
तो तुम इसको हटा सकते हो। मतलब ये तुमसे सिर्फ वो लेंथ पूछा जाएगा, तो लेंथ पूछा जाएगा तो तुम इस माइनस साइन को बस रिमूव कर दोगे यहाँ से, ठीक है। ओके, इसके बाद एक तो ये हो गया। इसके बाद यदि हमसे ये पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद ये रिटर्न होकर इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो तुम्हें ए और बी के बीच का वो गैप दिया रहेगा। मान लो वो गैप उसने वाई दे रखा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम के बाद ये क्रॉस करेगा? कुछ नहीं, इक्वेशन वैसा ही बनेगा बच्चे, इक्वेशन वैसा ही बनेगा। देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s के जगह पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, y लिख दोगे। इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड, तो माइनस यू यूज़ करेंगे। इनटू टाइम कितना लगा, तो उसको हम t2 मान के चल रहे हैं, इस टाइम को t2 है ना, ये टाइम t2 प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन की जगह पुट कर दोगे क्या, क्यू ई अपॉन एम, और इनटू टाइम t2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, ये t2 मिल जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करके हमें t2 फाइंड कर लेना है बस। इसी तरह से तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यदि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो पार्टिकल हमेशा देखो स्ट्रेट लाइन पे ही चलता है, उसका पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हम लोग काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब भी किसी पार्टिकल पे फोर्स उसके वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट होता है, तब उस पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख के छोड़ दिया गया है, बस छोड़ दिया गया, बताओ कैसा पाथ पे ट्रैवल करेगा। ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होगा, बाकी जो भी कैलकुलेशन हमें कहा जाएगा हम करके दिखा देंगे उसे। टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। मतलब सिंपल वो काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। बस इतना ख्याल रखना है कि उसका एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा बस। उसके बाद सारा कहानी तुम्हारा काइनेमेटिक्स का और कुछ भी नहीं। एक तो ये हो गया। एक ऐसा केस होता है जिसमें पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं प्रोजेक्ट किया जाता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना उसके अपोजिट, किसी पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब समझ लो फोर्स और वेलोसिटी के बीच एक कोई एंगल हो जाएगा, तो वैसे केस में कैसे पाथ पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो आओ चलते हैं उस पोर्शन पे, एक क्वेश्चन के साथ ही डील करते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। और ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है बच्चे कि दो प्लेट है, कुछ इस तरह से दो प्लेट ऐसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। दो प्लेट इस तरह से अरेंज किया हुआ है, और क्वेश्चन ऐसा है कि ये नेगेटिव प्लेट है। समझ लो ना कि वो वैसा वाला हो गया प्लेट जो इनफाइनाइट लेंथ डायमेंशन वाला प्लेट हम नहीं लेते थे, कुछ वैसा ही। ओह ये नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा यार, ये जो नीचे वाला प्लेट है वो पॉजिटिव है, ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो बताइए ये क्या है ना, कि तुम एज्यूम करो, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये गिवन था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। ये इनसाइड जो फील्ड है, ये फील्ड कैसा है, एक सेकेंड, इनसाइड फील्ड कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई, डायरेक्शन अपवर्ड है, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब कुछ डायमेंशंस तुम्हें दिए हुए हैं, जैसे प्लेट का ये जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, और ये जो विड्थ है वो बी दिया हुआ है। अब एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से एकदम इस पॉइंट से, इस कॉर्नर पॉइंट से प्लेट के
एक क्यू चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्यू चार्ज पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डायरेक्शन तुम्हें दिख रहा है कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, कहा गया कि ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया। तुम इमेजिन करो कि ये कैसे चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तुम सोचो तुम एक पार्टिकल को इधर थ्रो किए हो और उस पर फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड है, तो वैसी बात है इसमें फोर्स भी किधर लगेगा, ऐसे एक सेकंड, इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर लगेगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तुम सोचो वेलोसिटी इधर दिए हुए और फोर्स अप ऊपर की तरफ ऐसा लगाओ, तो ये क्या होगा, ये इधर ना जाके ये कुछ ऐसे टर्न हो जाएगा ऐसे, बात समझ में। और ऐसे केस में, और चूंकि फोर्स हमेशा कांस्टेंट इधर ही लगता जा रहा है ना, तो ये फोर्स क्या कोशिश कर रहा है, देखो इसको रोटेट कर कर, और वो कोशिश करेगा कि वेलोसिटी को फोर्स के अलोंग लेकर हम आ जाएं। ये फोर्स का यही टेंडेंसी होता है। यदि फोर्स वेलोसिटी के अलोंग नहीं लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो चाहता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में आ जाए। बात आ रही समझ में। तो अब ये जो पाथ होता है बच्चे, ये पाथ पैराबोलिक पाथ होता है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। तुम सोच ना, तुम ऐसे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो और एम जी किधर लग रहा होता है, नीचे की तरफ, तो वो एम जी इसको ऐसे रोटेट करके देखो उसके वेलोसिटी को कुछ इस डायरेक्शन में लाना चाहता है अपनी तरफ। और ये पाथ हमें पता, हमने सॉल्व करके निकाला था एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसमें जो रिलेशन आया था वहाँ से हमें पता चला था ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो एक बात एकदम दिमाग में फिट कर लो कि यदि वेलोसिटी और फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स और वेलोसिटी यदि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुछ एंगल बन रहा है, तो वैसे केस में जो इसका पाथ होता है, ये पाथ बच्चों पैराबोलिक होता है। पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ये हमेशा माइंड में सेट कर लो। और यदि फोर्स वेरिएबल हो, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और हमेशा फोर्स इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि हमेशा वो इसके परपेंडिकुलर रह रहा है, तो वैसे केस में ये एक सर्कुलर पाथ पे चलता है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। लेकिन ये तब जब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जब फोर्स वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, वैसे केस में क्या होगा कि वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा। बट यहाँ पे चूंकि वैसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में जब फोर्स और यू के बीच किसी एंगल पर तुम प्रोजेक्ट करोगे, फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट है, वो परपेंडिकुलर नहीं है यू के हमेशा, तो वैसे केस में जो पाथ हो जाता है वो तुम्हारा पैराबोलिक हो जाता है। और यदि वेलोसिटी के अलोंग ही फोर्स लग रहा है या वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हमेशा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। यदि कुछ एंगल है तो पैराबोलिक होगा। और फोर्स और यू के बीच हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, तब सर्कल हो जाएगा बच्चे। ये 3 पाथ होते हैं, माइंड में एकदम सेट करके रखो। कई बार डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, सिर्फ ये पूछ दिया जाएगा पाथ कैसा होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में तुम्हें पूछ दिया जाता है कि बताओ पाथ कैसा होगा, कैसे पाथ पे ट्रैवल करेगा, सिर्फ पाथ बता दो, तो पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। सिंपल, पाथ कैसा हो जाएगा, इस केस में पैराबोलिक हो जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया था कि मिनिमम कितना स्पीड दिया जाए, क्योंकि देखो होगा क्या, तुम जैसे इसको प्रोजेक्ट करोगे फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा, तो ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बोला ये गया कि मिनिमम कितना स्पीड इसको दे दें ताकि ये जस्ट इस प्लेट को क्रॉस करने में कामयाब हो जाए। क्वेश्चन आया समझ में। यदि तुम कम वेलोसिटी दोगे तो ये कुछ यहाँ आके ऐसे प्लेट से टकरा जाएगा, कि या यहाँ आकर टकरा जाएगा या कहीं आकर टकरा जाएगा। तो कम से कम, बहुत ज़्यादा दे देंगे तो इधर निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। क्या करना है, कम से कम इतना देना है कि जस्ट इस कॉर्नर को टच करता हुआ बाहर निकल जाए। ये पूछा गया कि कितना दिया जाए, बताओ कितना मिनिमम स्पीड दिया जाए। मतलब हमें पार्टिकल को बस यहाँ पहुँचा देना है, इस जगह पर, यहाँ पहुँच गया, हमारा काम ख़त्म। तो कितना उसको स्पीड दिया जाए ताकि यहाँ पहुँच जाए। तो सोचते हैं, थोड़ा लगाते हैं दिमाग, आ जाओ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देख रहे हो, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, समझ में तो आ रहा होगा। 2 डायमेंशनल मोशन का डिफिनेशन वगैरह भी मैंने बताया है। जब पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे एक पर्टिकुलर प्लेन में चल रहा हो तो मोशन कैसा कहलाता है, 2 डायमेंशनल मोशन।
तो वैसे केस में हमें क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन, कहानी खत्म। तो सोच जब ये यहाँ चल के यहाँ पहुँचा होगा तो इसको क्या करके मान लेते हैं कि ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये प्लेट, ये एक्स एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो सोचो जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो एल हो जाएगा, और ये वाई कोऑर्डिनेट ये वर्टिकल ये कितना हो जाएगा, ये बी दिया हुआ है, विड्थ इसका बी। चलो मतलब हम मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, और t इक्वल्स टू टी टाइम पे यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो t टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट l और b हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन हमें लिखना आता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग इक्वेशन लिखते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग इक्वेशन लिखते हैं। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर जो भी फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह को कंसिडर नहीं करना है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसिडर करना है। तो ये चार्ज पार्टिकल Q है, इसका मास है m, चार्ज पार्टिकल Q और मास क्या है इसका m। ओके, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हमें ऐसे केसेस में 2 डायमेंशनल मोशन में हमें पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग इक्वेशन लिखते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन अलग लिखते हैं। तो आजा लिखते हैं जरा। एक्स के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, यू एक्स, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये सब चीज़ें पहले लिख लो। इनिशियल एकदम जैसे प्रोजेक्टाइल में देखो करते थे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो तो यू दिया हुआ है, एक्स के अलोंग ही प्रोजेक्ट किया गया था। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। इनिशियली वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी गिवन नहीं था। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में तो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, 0। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लगता है उसको तो कंसिडर करना नहीं है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसिडर करना है। तो F अपॉन मास यानी कि QE अपॉन m। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करते तो क्या हो जाता, ऊपर F नीचे mg, तो F माइनस mg नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो QE बाई m माइनस यहाँ पे आ जाता है कैसे, माइनस g आ जाता। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस लिख दिए। अब क्या करना है, अब हमें लिखना होगा इक्वेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो आ जाओ जरा लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, फिर उसको रिलेट करेंगे। जैसे x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो x जो है वो तो l हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t। यू एक्स क्या था बच्चों, u टाइम कितना लगा t, ax तो 0 ही है, यानी कि t इक्वल्स टू आ गया u बाई एल। मतलब इतने टाइम में यदि वो क्रॉस कर गया फिर तो ठीक है। ठीक, चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए था u, ये u ही तो कैलकुलेट करना है, ये u ही तो कैलकुलेट करना है। l दिया हुआ था, t भी नहीं दिया हुआ, मतलब 2 नोन टर्म, मतलब एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन आ जाते हैं, y एक्सिस के लॉन्ग लिखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा बच्चों, b, और यू वाई क्या हो जाएगा, तो 0। देखो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग तो कुछ था ही नहीं। ए वाई क्या है, तो वो है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। अब इस t को यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो बच्चों, तो b इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर की जगह पर यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व हम करते हैं तो हमें देखो u का एक वैल्यू मिलेगा। क्या वैल्यू मिलेगा u का भाई, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू नीचे से 2m l स्क्वायर ला के इसमें b में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m
एल स्क्वायर बी अपॉन क्यू ई अपॉन क्यू ई। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो u जो हो गया वो हो गया अंडर रूट 2mb अपॉन क्यू ई, और एल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, और क्या ये एक्सप्रेशन आएगा बच्चों। मिनिमम इतने स्पीड से क्या करना होगा, हमें प्रोजेक्ट करना होगा, तब जाके वो क्या होगा, बाहर निकल पाए। यहाँ देखो m हमें दिया हुआ है, q दिया हुआ है, e दिया हुआ है, b दिया हुआ है, l दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक हमें तुम कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहे हैं, ऐसा पूछा गया था। हो सकता है कई बार क्या होता है, यू एल दे देगा, पूछ देगा होता है विड्थ कितना रखें ताकि क्रॉस कर जाए। तो जो भी ये रिलेशन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। ठीक, और क्या पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया जाता है डेविएशन, कि निकलते निकलते कितने एंगल से डेविएट हुआ होगा। तो डेविएशन का मतलब समझ रहे हो, इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे भी हम बनाएं। तो डेविएशन का मतलब जैसे ये ऐसे निकला ना, यहाँ आकर ऐसे, तो तुमसे एक्चुअली में वो ये एंगल पूछना चाह रहा है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल तुमसे पूछा जा रहा है, ये थीटा, ये कितना होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट ब्रेक कर दो, है ना। इस वेलोसिटी का देखो 2 कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी एक्स, और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, वी वाई। और tan थीटा यदि तुम्हें निकालना है, जो कि थीटा डेविएशन है, इसमें थीटा क्या है बच्चों, डेविएशन, है ना। ये सब जो IIT वगैरह में एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा तब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स। अब पूछो कि वी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, सिंपल है बच्चों, है ना। तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई तो 0 ही हो गया, प्लस ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्यू ई अपॉन एम, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, डिवाइडेड बाई वी एक्स, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है, यू ए एक्स तो 0 ही है। अब ये रेशियो टी वगैरह जो भी होगा पुट करके फाइंड करके यहाँ डेविएशन तो मिल जाएगा। तो ये एक डिटेल एनालिसिस है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, वो अपना एक पैराबोलिक पाथ पे चलता है। ठीक है, ये पाथ कैसा हो जाएगा बच्चे, ये पाथ कैसा है, ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे, ये टाइम पूछा जा सकता है, यू पूछा जा सकता है, पाथ पूछा जा सकता है, डेविएशन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे देते हैं, जो क्वेश्चन तुम खुद से बनाओगे। अब यही देखो, इसी क्वेश्चन को वो चाहता तो प्रोजेक्टाइल मोशन से भी रिलेट कर देता है। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट करता है, देखो क्वेश्चन एकदम सिमिलर होगा, बस उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट कर रहे हैं। देखो वो क्या कहेगा कि एक कोई रीजन है ना, कोई स्पेस, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, है ना। पूरे स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई। तो अब इसी स्पेस में क्या किया गया है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। क्या किया गया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल मोशन में एकदम। और इस पूरी रीजन में, ऐसा नहीं कि यहीं पे सिर्फ एरो जहाँ दिखा रहे हैं, पूरे रीजन में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि यदि हम यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को, यहाँ से एक पार्टिकल, मतलब क्यू चार्ज जिस पे मास m है, ठीक है, इस पार्टिकल को यदि हम u वेलोसिटी से ऐसे, जैसे प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्ट करते थे थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दें, तो एक तो ये चलेगा कैसे, कैसा पाथ होगा। ठीक है, तो पाथ के लिए तुम्हें बता दें बच्चे, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ऐसी बात है पाथ जो तुम्हारा होगा वो पैराबोलिक ही होगा। अरे हुआ क्या, पहले सिर्फ इस पे नीचे की तरफ क्या लगता था, mg, अब mg के साथ साथ एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, qe, और क्या होगा, तो फोर्स वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तुम u वेलोसिटी प्रोजेक्ट किए, ये कुछ ऐसे जाएगा फिर वापस आके यहाँ टकरा जाएगा।
तो यानी कि वो पैराबोलिक पाथ पे चलना है। तो तुमसे फिर से वही पूछा जाएगा कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा या फिर इसका रेंज क्या होगा। बात आ समझ में, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कैलकुलेशन करते हैं तो वो सारा कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो फिर से अब हमें चलना होगा बेसिक, क्योंकि ये सब डेरिवेशन हम लोग पढ़ें कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कैलकुलेट करते थे बच्चे, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन करना है। जैसे इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते थे, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करते थे जो कि अपना वाई एक्सिस हो जाता था, है ना। एक सेकेंड, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते थे, ये हो जाता था अपना वाई एक्सिस, याद यदि हो तुम्हें तो। इसके बाद इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते थे। एक कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कि यू कॉस थीटा जिसको हम यू एक्स कहते थे, और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कि यू साइन थीटा जिसको हम यू वाई भी कहते थे। इसके बाद यू एक्स यू वाई मिल गया तो ए एक्स और ए वाई लिखते थे। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, और एम जी भी डाउनवर्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखे भाई, तो क्यू ई भी नीचे और एम जी भी नीचे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हो गया, एम जी और प्लस क्यू ई और डिवाइडेड बाय मास, ये क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। अब चूंकि अपना वाई एक्सिस ऊपर है और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ क्या लगा देते थे, माइनस साइन। तो पहले देखो सिर्फ एम जी बाई एम आता था तो माइनस जी लिखते थे वहाँ पर, लेकिन अब चूंकि एम जी प्लस क्यू ई बाई एम है तो उसको बस थोड़ा सॉल्व कर लो, तो माइनस जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। अब क्यू और जी में डिफरेंस समझना, एक ही मत लिख देना दोनों। तो ये आ गया वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन, ये बेसिक अपना प्रोसीजर यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा होगा, तो यहाँ जब पहुँचा होगा भाई तो इस पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट को ही रेंज कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, है ना। और मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू टी टाइम पे यहाँ ये पहुँचा, t इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमने यहाँ से थ्रो किया था। तो अब भी तुम्हें यदि याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, यदि तुम्हें याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, इसलिए कहते हैं बच्चों जब अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे सिर्फ फार्मूला काम नहीं आएगा, कई बार डेरिवेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो अब ऐसा कोई तुम्हें डेरिवेशन करा के बताया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ऐसे केसेस में जब एक और फोर्स नीचे की तरफ लगे नहीं कराया जा सकता है। अभी फोर्स वो ऊपर लगा दे बदल जाएगा, कुछ एंगल पे लगा दे बदल जाएगा, तो हर टाइप के डेरिवेशन करके फार्मूला थोड़ी 1000 बनाया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बताया गया था कि वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिखना होता था, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्यों लिखते थे, तो इक्वेशन इसलिए लिखते थे कि जैसे एट, है ना, यदि तुम t इक्वल्स टू ज़ीरो की बात करो या फिर t इक्वल्स टू टी की बात करो, इन दोनों टाइम पे y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ज़ीरो है। y कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो है। तो अब इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को पुट करो ज़ीरो, यू वाई कितना था, तो u साइन थीटा पुट कर दो, टाइम को t ही रहने दो, हमें तो टाइम ही कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ ए वाई क्या पुट करेंगे भाई, तो माइनस जी प्लस क्यू ई अपॉन एम और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हम लोग यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करके देखो, तुम सॉल्व करोगे बच्चे, इसको देखना भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी नहीं, सिंपल है, टी कॉमन ले लेना और क्या। तो टी का तुम्हें दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा ज़ीरो और दूसरा वैल्यू मिलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम, ये दो वैल्यू मिलेगा तुम्हें टाइम का। तो y कोऑर्डिनेट पुट किए तो टाइम का दो वैल्यू मिला, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या था, पार्टिकल का जीरो था भी, t इक्वल्स टू जीरो इनिशियल टाइम, तो यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट जीरो ही है ऑरिजिन पे। t इक्वल्स टू टी कौन सा टाइम, ये टाइम कौन सा है, जब यहाँ वापस से पहुँचा होगा,
ग्राउंड पे, तो फिर से वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये वही टाइम है, यानी कि यही है वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो देखो पहले जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज़ नहीं करते थे, जब सिर्फ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ करते थे, तब आता था 2u sin थीटा बाई जी। ये जो तुम देख रहे हो ये किसकी वजह से आ रहा है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखना जो g था वो g की जगह पे अब एक्सेलरेशन क्या है, g प्लस क्यू ई बाई एम, तो वही तो आ गया, वही चीज़ तो आ गया। एक्चुअली में हम टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, 2u वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अब g प्लस क्यू ई बाई एम है, तो वही लिख दिए यहाँ पर, वही आया। अब रेंज निकालने का था तब क्या करते? तो याद करो, रेंज निकालने के लिए तुम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज़ करते थे। रेंज के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का यूज़ किया जाता था, क्योंकि रेंज कुछ और नहीं है, ध्यान से देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट ही है। ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी। तो बस x इक्वल्स टू इक्वेशन यूज़ करोगे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? r के बराबर। t टाइम के बाद इस पार्टिकल का देखो x y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता रहता है। t टाइम के बाद इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? r, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। तो t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट r, तो इसी इक्वेशन में टाइम t पुट कर दो और x कोऑर्डिनेट r पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू r हो जाएगा। और ux तो पता ही है, u cos थीटा है ना, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। एक्स तो ज़ीरो ही हो जाएगा बच्चे, तो ये वाला टर्म जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू हो गया यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया था यहाँ पे, इसको पुट कर दे 2u साइन थीटा अपॉन जो भी है g प्लस क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, तो ये 2u साइन थीटा और 2u कॉस थीटा, अब इस ये सब चीज़ें पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं, u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा g प्लस क्यू ई बाई एम। बस देख सब वही है। रेंज हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता था तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता था, अब आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। अब सोच मैक्सिमम हाइट हम तुम यहीं से डायरेक्ट लिख दे सकता है। मैक्सिमम हाइट का जो अपना फार्मूला था वो फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सॉरी बाई 2g। अब सोच यहीं पे g की जगह क्या लिख देना है, 2 इंटू जी की जगह पे g प्लस क्यू ई बाई एम। खत्म कहानी, ये आ गया मैक्सिमम हाइट, सारा कैलकुलेशन हो गया। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं जी इफेक्टिव। इसी को नाम क्या दे देते हैं हम लोग? जी इफेक्टिव। मतलब अब इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के लॉन्ग वो ये हो गया, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो और ये पाथ कैसा है? बिल्कुल पैराबोलिक ही पाथ है, एग्जैक्टली सेम। और सोच मान लो तुम्हें कह दिया जाता कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर मत करो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसिडर करो, तो तू क्या करता है? बस यहाँ से एम जी हटा देता बच्चे। तो एक्सेलरेशन की जगह पे ये जी ना आके सिर्फ क्या होता है? क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पे 2u साइन थीटा जी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? क्यू ई बाई एम। यहाँ भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्यू ई बाई एम। क्या दिक्कत था? पता ना, समझ में कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने हमें आना चाहिए। यदि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को तुम लोग बनाकर हमें बताओगे क्या आंसर आया। एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बचा, ऐसे इस डायरेक्शन में पूरे रीजन में। हम बस यहीं तक ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, है ना। पूरे रीजन में, यहाँ पे पूरे रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम इक्वली स्पेस्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे दिया गया है कि इस वर्टिकल लाइन से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है बच्चों? ई है। ठीक है, इस पूरे रीजन में ऐसा है, ये पूरे समझो पूरे प्लेन में ही, इस पूरे प्लेन में ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे प्लेन में हर जगह पे। हमने बस यहाँ पे शो किया है सिर्फ इतने जगह पे बनाकर, अब पूरी जगह पे तो भर नहीं सकते ना। चलो, अब क्या कहा जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि अब इसी में एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है बच्चों। एक सेकंड,
एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है इसी में, सेम इसी स्ट्रेट लाइन पे, है ना, जैसे पहले तुम देखते थे। एक पार्टिकल जिस पे चार्ज q, मास m, चार्ज q, पॉजिटिव चार्ज, मास m, उसको कुछ इस तरह से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देना है थीटा एंगल पे। कैलकुलेशन तुम्हें वही टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट तुम्हें कैलकुलेट करके हमें बताना है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन को पिक क्लिक करके एंड तुम व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पे भी हमें सेंड करोगे जब तुमसे बन जाएगा। तो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया इस फील्ड में। यहाँ पर तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसिडर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंसिडर करना है। दोनों फोर्स को कंसिडर करते हुए इसका रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कुछ तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से किस किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। अब एक आता है बच्चों सिंपल पेंडुलम का केस। ठीक है, अब आप सिंपल पेंडुलम सुनोगे, एसएसएम आएगा तो तुम्हारा सर दर्द करेगा। तो जिसका सर दर्द करे बच्चों वो छोड़ देगा इस न्यूमेरिकल को, टेंशन नहीं लेगा। अब जो एसएसएम नहीं पढ़ा होगा फिर उसके लिए तो न्यूमेरिकल ये समझ पाना मुश्किल ही है ना। तो आ जाओ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बट हमारा काम है, हमें तो बताना ही पड़ेगा। एक पेंडुलम कुछ इस तरह से हैंग कर रहा था। ठीक है, ये पेंडुलम में कैसा पेंडुलम है। ठीक है, ये तुम्हारा हिंज पॉइंट होगा। ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कराना है इसको। तो यदि तुम इसको फ्रीली ऑसिलेट कराते हो, तो यदि तुम्हें टाइम पीरियड वगैरह थोड़ा बहुत भी याद है, तो यदि इसका लेंथ l है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यदि तुम्हें याद हो तो वो होता है 2π√L/g। ठीक है, और वो ऐसे कुछ इस बात पे इस तरह से ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर से इधर अपना ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन ये तब जब ये फ्री सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो तब ऐसा ऑसिलेशन होता है। अब क्या कह दिया गया कि इस पे चार्ज दे दिया गया Q और इस बॉब का मास है M, और चार्ज दिया है तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आएगा। तो कहा गया है कि यहाँ इस रीजन में अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, अपवर्ड डायरेक्शन में हर जगह पे क्या प्रेजेंट है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, इंटेंसिटी तुम्हें E दे रखा है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी क्या दे रखा है, E। एक सेकंड, ठीक है, ओके। अब जब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराएंगे तब बोला गया है अब बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा, क्या यही रह जाएगा 2π√L/g या कोई बदलाव आएंगे, ये पूछा गया है। आ जाओ सोचते हैं जरा, टेंशन क्या है, सोचते हैं, है ना। तो जैसे तुम बनाते थे इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाना होगा, डेरिवेशन करना होगा। कैसे, तो हम लोग क्या करते थे, इस पेंडुलम को इसके इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके कहीं ले जाते थे ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ से रिलीज करते थे। हमने इसको थीटा एंगल से क्या कर दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया, और अब यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये वापस इधर इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये एंगुलर रेसिस्टेम कहलाता था। तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे हम लोग, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। और फिर अल्फ़ा एक्सप्रेशन निकालते थे, और अल्फ़ा इक्वल्स टू -ω² इंटू थीटा, इससे रिलेट करते थे। अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन फाइंड करना होता था। जैसे लीनियर एसएचएम में F इक्वल्स टू, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो वहाँ पे A का जो एक्सप्रेशन आता है वो -ω² इंटू x, मतलब A एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लेकर आओ, फिर जो वैल्यू यहाँ पे तुम्हें दिखेगा वो क्या कहलाएगा, ओमेगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, एसएचएम का। तो समझ लो ये क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है ही नहीं, ये क्वेश्चन एसएचएम का है।
तो यदि हमारा एसएचएम क्लियर नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए जिनका एसएचएम में प्रॉब्लम है वो फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, जान लो कि ऐसा होता है, प्रॉब्लम यहीं पे होगा। अब इसके लिए पहले हमें ये एक्सप्रेशन तक जाना होगा, तभी हमें वो ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा मिलेगा तभी टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा लिख पाएंगे। तो यहाँ तक कैसे जाएंगे, उसके लिए सारे फोर्सेस वगैरह को देखना पड़ेगा। जैसे इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा है, mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऊपर ही लग रहा होगा। कितना ये फोर्स लग रहा होगा, तो QE। इसके अलावा एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो फोर्स कौन सा होगा, टेंशन। अब ये जो पॉइंट O है, इसके अबाउट ये एंगुलर एक्सिलरेशन में ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखना होगा। क्या लिखना होगा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O। तो चलो लिखते हैं बच्चों, O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना लग रहा है। आ जाओ, ऐसे ही करना होता था बच्चे, एसएचएम में यही काम हम लोग करते थे। इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो और नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखो या नेट फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो। तो नेट फोर्स से तुम एक्सेलरेशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन और एक्स में एक रिलेशन आना चाहिए, और नेट टॉर्क का जब फाइंड लिखो एक्सप्रेशन, तो वहाँ से फिर तुम अल्फा निकालो और अल्फा और थीटा में एक रिलेशन आना चाहिए, वहाँ से फिर ओमेगा, एंड देन फिर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। यही बेसिक प्रोसेस था टाइम पीरियड कैलकुलेशन का। तो अब नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O कैसे लिखेंगे भाई, तो 3 फोर्सेज हैं, जिसमें से कि देखो टेंशन जो फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो ड्यू टू टेंशन इस पॉइंट के बाद टॉर्क 0 हो जाएगा। अब ये मत पूछो कि ये कैसे हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट टॉर्क में पढ़ाया जाता है कि यदि लाइन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, तो ड्यू टू दैट फोर्स टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ फोर्स यदि उसी पॉइंट से पास हो जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, 0। अब FE और MG, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, तो इसका लाइन ड्रॉ करो, किस लाइन के लॉन्ग ये फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, वहाँ से इस O पॉइंट से क्या डालना होता था, एक परपेंडिकुलर, इसी को कहते हैं वो परपेंडिकुलर। टॉर्क जो तुम पढ़े हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन ऑफ फोर्स पे ड्रॉ किया जाता है उस पॉइंट से जिस पॉइंट के बाद तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना होता है। अब सोचो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L और ये एंगल है थीटा, ये थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये L, तो देखो ये जो लेंथ है ये पूरा का पूरा ये L होगा ना, ये थ्रेड का लेंथ L, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, है ना, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये लेंथ हो जाएगा बच्चों L साइन थीटा, ये L साइन थीटा। तो अब टॉर्क यदि लिखना है तो mg देखो कैसा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, तो ये QE एंटी क्लॉकवाइज, तो एक टॉर्क पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, यानी तुम लिखोगे mg इंटू L साइन थीटा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, तो QE एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस QE इंटू L साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो टॉर्क क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव ले लिए, जो एंटी क्लॉकवाइज उसको नेगेटिव ले लिए, मतलब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और टेंशन की वजह से तो टॉर्क 0 ही है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हमें मिल गया बच्चों, ये आ गया mg माइनस QE, है ना, और इनटू L साइन थीटा। अब टॉर्क तो मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा, तो टॉर्क इक्वल्स टू हम लिख देंगे क्या, आई अल्फ़ा, तो आई अल्फ़ा इक्वल्स टू mg माइनस QE इंटू L इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, तो ml², पॉइंट से ये m मास कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे, तो ये हम लोग पढ़े ml² होता है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू mg माइनस QE अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू L इंटू साइन थीटा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हो जाएगा, तो इस m को अंदर लेके चले जाओ, L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दो mg माइनस QE, mg माइनस QE, है ना, अपॉन ml²
और इंटू एल इंटू साइन थीटा। तो एल से एक एल कैंसिल हो गया और एम से यदि अंदर ले जाकर डिवाइड कर दो, एम एल से डिवाइड ही कर दो, तो एम एल से यदि तुम डिवाइड करते हो इनसाइड ले जाकर तो ये वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें, या एम से ही सिर्फ डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगा जी माइनस क्यू ई अपॉन, सॉरी एम तो, हाँ ठीक है, क्यू ई अपॉन एम तो इनसाइड ही जाएगा ना, क्यू ई अपॉन एम, एम से एम डिवाइड कर दिया अंदर ले जाकर तो नीचे सिर्फ बच जाएगा क्या, एल ऐसे, और इस साइड बच जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, ये अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ साइन थीटा, देखो ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, तो अल्फ़ा यहाँ साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बट हमें किसके प्रोपोर्शनल आना होगा, थीटा के। तो उसके लिए फिर से वही एक एजम्पशन याद करो, क्या एजम्पशन होता था कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो जाए, बहुत छोटा, तो वैसे केस में साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब ये एसएचएम तभी करेगा जब तुम इसको काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ोगे, ऐसा ये एसएचएम कहलाएगा, एकदम स्मॉल। इतना जो ऐसे चल रहा है ये एसएचएम नहीं, फिर ये ऑसिलेशन हो गया, ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेशन है, बट ये एसएचएम नहीं। एसएचएम कब, जब एकदम स्मॉल, इतना छोटा सा ऐसा ऐसा ऑसिलेट करा तो ये एसएचएम कहलाएगा। तो ये टाइम पीरियड हम उसी स्मॉल ऑसिलेशन का फाइंड कर रहे हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया बच्चों जी माइनस क्यू ई अपॉन एम डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, अब चूँकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो तुमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके ले गए, बट जैसे रिलीज करोगे तो इस पर नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तभी तो ये वापस से नीचे की तरफ रोटेट करता है। यदि क्यू ई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तब ये कभी ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एम जी जो होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्गर देन होगा क्या, क्यू ई, तभी ऑसिलेशन भी होगा बच्चा, नहीं तो ऑसिलेशन होगा ही नहीं। यदि क्यू ही ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर लेकर चला जाएगा, इसको नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा कैसे। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन इसी टर्म कंडीशन पर होगा जब एम जी क्या होगा, ग्रेटर देन क्यू ही होगा। मतलब इस बॉब पे कोई चार्ज पार्टिकल दिया गया जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, बट फिर भी एम जी क्या है, स्ट्रॉन्गर देन क्यू ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है देखो एंटी क्लॉकवाइज, चूँकि एम जी ज़्यादा है तो टॉर्क जो होगा वो इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम इसको वेक्टर टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तब जाके तुम एक माइनस साइन लगाओगे। ये माइनस साइन सिर्फ यही बताता है कि अल्फ़ा और थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब तुम इसको कंपेयर कर दो अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा से, तो ये जो टर्म यहाँ तुम्हें दिख रहा है यही है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट जी माइनस क्यू ई अपॉन एम डिवाइडेड बाई एल, यानी कि टाइम पीरियड जो कि 2 पाई बाई ओमेगा होता है वो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, है ना, ये उल्टा हो जाएगा, जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों जी इफेक्टिव, यही कहलाता है जी इफेक्टिव। याद कर, एलिवेटर में जब ऊपर एक्सेलरेट कर देता था तो टाइम पीरियड जी प्लस ए, 2 पाई रूट अंडर जी प्लस ए। जब एलिवेटर को तू नीचे एक्सेलरेट करता था तो टाइम पीरियड रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए, वो जी प्लस ए, जी माइनस ए, वो सब क्या होते थे, इफेक्टिव जी। यदि कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है तो तुम नेट एक्सेलरेशन फाइंड करो वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो फोर्स अपॉन मास वही जी इफेक्टिव बन जाता है। अब जैसे इसी में यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ही लगा देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नीचे की तरफ, तो क्यू ई नीचे लग जाता है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जी प्लस क्यू ई बाई एम हो जाता है। तो यही सब है, डेरिवेशन करके इसलिए दिखा दिया, हम डायरेक्ट वो जी इफेक्टिव वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके लिख देते तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि ऊपर दे रखा है तो जी इफेक्टिव जी माइनस क्यू ई बाई एम लिख देना है
है ना, 2 पाई रूट अंडर L/G होता था, बट यहाँ पे G इफेक्टिव आएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो QE/M ऐड कर देना है, G+QE/M, ठीक है। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट करोगे। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कराते हैं। और ऐसा तो पेंडुलम के साथ और भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है यार। एक पेंडुलम को हम लोग एक लिक्विड में, फ्लूइड में ऑसिलेट कराते हैं जिसका डेंसिटी रो है, तो वहाँ भी तुम देखना, वहाँ भी जी इफेक्टिव बदलता है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, बायंसी फोर्स। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वहाँ पे बायंसी फोर्स लगता है, तो वो भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है टाइम पीरियड। तो इसका तो बहुत जगह जगह पे ऐसा किया जाता है। खास करके इस तरह पेंडुलम का टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जगह पे ऐसा पूछा जाता है ना। एलिवेटर में ऊपर एक्सेलेरेट कर दिए तो, नीचे एक्सेलेरेट कर दिए तो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेट कर दिए तो, है ना, किसी फ्लूइड में ऑसिलेट कर रहे हैं तो, बात आ रहा समझ में, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहे हैं तो, इस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। तो खैर चलो, यहाँ तक हमें लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम्हें। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो एक क्वेश्चन पहले भी दे चुके हैं, एक क्वेश्चन और तुम्हें दे रहे हैं इस पेंडुलम से रिलेटेड। ये हिंज, ये थ्रेड, और इस थ्रेड से हैंग करता हुआ ये पेंडुलम, ठीक है, एकदम सब कुछ सेम। इस पे मास m, चार्ज q, ठीक है। इसको ऑसिलेट करेंगे, लेंथ l। इस बार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे नहीं, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हमने क्या किया, ये जो हिंज है ना, यहाँ पे हिंज पॉइंट जिसके अबाउट ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ पे भी एक और स्मॉल चार्ज q रख दी है, बस, और कुछ नहीं किया गया है। अब तुम्हें बताना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ये जरा तुम कैलकुलेट करके और हमें मैसेज करोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग वीडियो देखने के जस्ट बाद दम लग जाना है और इसको आंसर हमें कर ही देना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है रिप्लाई। चलो, तो इस लेक्चर को अब यहीं पे ख़त्म किया जाए। अगला लेक्चर में हम लोग ये फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही।